तो चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने दो चीजें पढ़ रखी हैं। एक तो हमने जो फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो क्या थी, तो वो थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में जो हमने पढ़ा है या जो पढ़ेंगे, वो फर्स्ट होगी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और नंबर 2 अभी पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन है वो सब। ट्रिग्नोमेट्री का अभी के जनरेशन में, अभी के लाइफ में क्या यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कमाल की चीज है। इससे हम बड़े बड़े बिल्डिंग की हाइट विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। हाँ, बस लिखने में जो टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा बस। एवरेस्ट की हाइट, कोई भी कोई भी रिवर कितनी लंबी है, ये सब निकाल सकते हैं विद इन 2 से 3 मिनट्स के अंदर, बिना चढ़े। एवरेस्ट सोचो कितना ज्यादा हाइट है उसका, उसकी हाइट हम विद इन 5 मिनट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, कोई भी पहाड़ कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, सब निकाल सकते हैं। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो इसमें हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमको रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स से रिलेट करता हुआ दिखेगा। जैसे बिल्डिंग दिखेगा, पेड़ दिखेगा, तो इन सब चीजों में कुछ चीजें हमको कंसिडर करनी पड़ेंगी। जैसे कोई भी मान लो बिल्डिंग है, हाउस है, या ट्री है, या बिल्डिंग है, इन सारी चीजों को हमें वर्टिकल लेनी पड़ेगी। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लेना पड़ेगा। जैसे कोई बोल दिया एक ट्री है, तो ट्री जनरली हम देखते हैं, मतलब एग्जैक्ट वर्टिकल तो नहीं होता है, बट उसको हम वर्टिकल कंसीडर करेंगे। ट्री का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगल 90 डिग्री होता है। हाउस है, बिल्डिंग है, तो उसको हम वर्टिकल बनाएंगे। जैसे कोई पहाड़ जैसा है, पहाड़ तो ऐसे बनता है ना, ये मान लिया ग्राउंड लेवल है तो पहाड़ ऐसे बनता है। तो ये ऑब्वियस है, ये वर्टिकल तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, टॉप पॉइंट को, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्यों हमने इसको वर्टिकल लिया है। अगर हमने वर्टिकल कंसीडर किया है तो हमारी कैलकुलेशन फेल करनी चाहिए। नहीं, नहीं होगी फेल। देखो पहाड़ का जो टॉप पॉइंट है ना, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकल कंसीडर करो, तो ये हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, उसमें जितने भी फिगर्स होंगे, जितने भी रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगे, उन सबको हम वर्टिकल, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर लेंगे। कॉन्सेप्ट के नाम पे इसमें कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। बस ये 4 टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस में चलेंगे। ठीक है, तो इन चारों को मैं समझा देता हूं। ये पॉइंट वाइज एक काम करो, ये 1, 2, 3 और 4, इन चारों को पहले लिख लो। चारों पॉइंट सिर्फ लिख लो, इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम इसको सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। लाइन ऑफ विजन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस 4 ही पॉइंट है इसमें। अच्छा, इन चारों को भी मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेके समझाता हूँ, समझना। लाइन ऑफ विजन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, ये सब क्या होते हैं। देखो एक सिचुएशन कंसीडर करो, इमेजिन करो ये कोई बच्चा है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये बच्चा ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक रे कंसीडर करो, इसके आईज से निकल रही हो।
इस तरीके से। ये ब्लैक आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुको मैं ब्लू कलर शायद दिखे। ये रे दिख रही है ब्लू कलर की? यस। यस सर। हाँ, तो इसकी आंखों से एक रे कंसीडर करो जो ग्राउंड के पैरेलल हो, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। मतलब कोई भी इंसान, उसकी आंखों पे कोई स्ट्रेस नहीं है, तो नॉर्मल तरीके में ग्राउंड के पैरेलल दिखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। अब क्या है, ये आदमी है, बच्चा, ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। अब इस लेवल से, इस लेवल मतलब रेड की जो लाइन है, इससे नीचे ऑब्जेक्ट होंगे या फिर इससे ऊपर ऑब्जेक्ट होंगे देखने के लिए इसको। तो एक बर्ड है, ये बर्ड देखो ऊपर है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका जो लेवल अभी है ना हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन पे, ये देख रहा होगा, अब इस लेवल से अपनी आईज को ऊपर एलिवेट करना पड़ेगा, तभी जाके उसको बर्ड दिखेगा। तो उसका फेस देखना कैसे टर्न हो जाएगा, ये देखो। हाँ, इतना नहीं होगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए इतना ज्यादा घुमाया है। तो हल्का सा आंख ऊपर करके देख लेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी आईज को ऊपर एलिवेट करना पड़ेगा, तभी जाके उसको बर्ड दिखेगा। तो ये देखो, आईज को उसने अपने एलिवेट कर लिया। उस टाइम पे जब उसकी आईज से एक रे बर्ड को कनेक्ट कर रही है, तभी वो बर्ड देख पाएगा। तो बर्ड को देखने के लिए जो लाइन बनी है उसकी आईज से बर्ड तक, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। ये लाइन ऑफ विजन है। लाइन ऑफ विजन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन के ऊपर भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है। अभी नीचे वाला एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं। तो अगर ये लाइन ऑफ विजन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन के ऊपर है, ऊपर मतलब उसके ऊपर, तो ये जो एंगल फॉर्म होता है दोनों लाइंस के बीच में, इन एंगल्स को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो अपवर्ड एरो के साथ बनता है। यहाँ पे एंगल्स के बीच में एरो बनाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, ये समझाने के लिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये अपवर्ड एरो के साथ बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो तुम्हें बस ये फिगर नोट करना है इस तरीके से। ये फिगर नोट कर लो, सिर्फ इतना सा नोट करना है। इस एंगल पे बस एक एरो बना देना ऊपर की तरफ। मैं ये बहुत यूज करूंगा एरो बनाने वाला। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें हमारा जो नॉर्मल साइट होता है, नॉर्मल लाइन ऑफ विजन जो होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन के ऊपर होती है, क्योंकि हमें आईज को ऊपर एलिवेट करके ये ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। और ये प्योरली इमेजिनेशन है, ठीक है। ऐसी कोई रेस सच में नहीं होती है जो आंख से उस बर्ड तक जाती हो। हमारे पास वैसे डिवाइस है एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करने के लिए, हमारे पास डिवाइस है, ठीक है। तो ये हम मेजर कर लेते हैं, बट वो डिवाइस है तो उसमें कोई रे सच में खींचने नहीं जाता होगा, फिर स्केल लेके दोनों के बीच का एंगल मेजर नहीं करता है। डायरेक्ट हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट पे चलो। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है वो देखो। वही सेम सिचुएशन है, वही बच्चा फिर से फिसलता हुआ आता है, और ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है। अब क्या है, उसको इस लेवल से नीचे के ऑब्जेक्ट को देखना है। ये मान लो एक डॉगी है, इस डॉगी को देखना है, तो अपनी आईज को इस लेवल से डाउन करेगा, नीचे डिप्रेस करेगा, तो ये अपनी आईज को डाउन कर लेता है, और तब जाके उसको ये डॉग दिखता है। तो अब ये लाइन ऑफ विजन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन के नीचे चली गई है। तो इस सिचुएशन में जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो इसको भी तुम्हें नोट करना है, सिर्फ फिगर बनानी है। फिगर में जो एंगल है ना, इसको डाउनवर्ड एरो के साथ ऐसे बनाओगे ताकि मालूम चले ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है।
डन। ओके, अब देखो सीधे क्वेश्चन पे चल रहा है। क्वेश्चन में मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, वो तुम्हें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन जब करेंगे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए होगा वो है 0 से 90 वाला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी ना, तो इसमें से 0 डिग्री की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, 90 की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ये 3 वाली वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं, आई होप सबको याद होगा। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 और tan 30 1/√3। इन्हीं 3 से हमारा काम चल जाता है, साइन कॉस टैन। फिर साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल होते हैं 1/√2। tan 45 ये होता है 1, और 60 तो साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2 और tan 60 √3। तो ये 3 वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए, 30 की, 45 की और 60 की। इंफॉर्मेशन नंबर 2, ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। 10th की सारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है। ये मान लिया हमारा ट्रायंगल है। कई बार क्या होता है, हमको डिसाइड करना पड़ता है कि साइन अप्लाई करना चाहिए कि कॉस करना चाहिए कि टैन करना चाहिए। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो ये एंगल दिया हो हमको 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 30 दिया है और ये एंगल 60 हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में कोई भी साइड दी हो, कोई भी एक साइड दी हो, मान लो ये साइड दिया है 10 मीटर और हमसे पूछता है फाइंड करो, या तो AC फाइंड करने को पूछेगा या BC फाइंड करने को पूछेगा। तो AC फाइंड करने को पूछेगा तो हम कौन सा रेशियो लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टैन लगाएंगे। और अगर BC निकालने को बोलता है तो कौन सा रेशियो लगाएंगे, वो हमको सोचना पड़ेगा। चलो मान लिया हमने फर्स्ट पार्ट में हमको AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो क्या क्या दे दिया है वो देखो। अगर इस एंगल को हमने थीटा ले लिया तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया, और जो बच गया वो बेस हो गया। तो थीटा के लिए मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, AC हाइपोटेन्यूज है। तो P और H में हमको साइन थीटा रिलेशन देता है। तो हम साइन 30 अगर अप्लाई करेंगे, साइन 30 अगर अप्लाई करेंगे तो AB अपॉन AC ये कितना हो जाएगा, 10 अपॉन AC, और साइन 30 होता है 1/2, तो 10 अपॉन AC, यहां से हमको AC की वैल्यू मिल जाएगी 20। तो सिलेक्शन मतलब कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे वो सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या दिया होता है और क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो सेलेक्ट करते हैं। अगर मान लो उसने BC पूछा होता, AB देकर BC पूछा होता, तो P और B में tan से मिल जाता है, तो हम tan अप्लाई कर रहे होते, tan 30 तो AB अपॉन BC। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे, AB की वैल्यू पुट करेंगे और BC निकाल लेंगे। तो BC की वैल्यू मिलेगी 10√3 मीटर। ये हो गई दूसरी इंफॉर्मेशन। इसमें हमने क्या सीखा, कौन सा रेशियो हमें अप्लाई करना चाहिए। थर्ड इंफॉर्मेशन, नंबर 3, देखो कई बार हमको रैशनलाइज करना पड़ता है, कई बार हमको रैशनलाइज नहीं करना पड़ता है। तो रैशनलाइज करने हैं नहीं करने हैं वो हमको कैसे मालूम चलेगा, जब भी तुम आंसर निकालोगे, जैसे कोई साइड बिल्डिंग की हाइट निकाल रहे हो या बिल्डिंग के बेस से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हो, कोई भी वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हो तो रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है। रैशनलाइजेशन, rationalization is very important while calculating distances, distances या heights। इसलिए इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलो तो गलत नहीं है।
ये तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, बट कई बुक्स में कई जगह पे तुमको हाइट एंड डिस्टेंस नाम मिलेगा चैप्टर का, तो बिल्कुल करेक्ट नाम है। इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी पड़ती है, या बिल्डिंग के बेस से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो जब भी ये चीज कैलकुलेट करोगे, रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें तुमको याद रखनी है, जैसे √2 अगर कहीं पे मिलता हो तो 1.414, √3 की वैल्यू 1.732। कई बार ये क्वेश्चन में दिया होता है, बट ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे इनकी वैल्यू दी नहीं होती है। तो अगर तुम याद रखोगे तो रूट निकाल के फिर वैल्यू पुट करना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर याद रखोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। √2 और √3 की वैल्यू तुम्हें याद ही कर लो, ये सबसे अच्छा है। और लास्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए हमको, वो है थोड़ा सा फिगर को पढ़ के, मतलब क्वेश्चन में थोड़ी सी इंग्लिश लिखी होती है 3 से 4 लाइन की या 5 लाइन की, उस पूरे को पढ़ के फिगर ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। अगर फिगर सही से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, हमको पूरा पढ़ना पड़ता है और फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये मैंने शायद तुम्हें इतना फोर्स करके नहीं बोला होगा, ज्योमेट्री में बोला होगा कि ज्योमेट्री में फिगर हर बार बनानी पड़ती है। यहाँ पे भी ज्योमेट्री का 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांगली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बिना फिगर के इम्पॉसिबल, जीरो, एकदम जीरो मिलेगा। फिगर तुमने गलत भी बनाया ना और आंसर सही आ गया कोइंसिडेंटली मान लो, तो भी तुमको जीरो मिलेगा। बिना फिगर के हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो फिगर जरूर बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इन चारों को नोट डाउन कर लो जल्दी से। चले तो अब चलेंगे सीधा क्वेश्चन पे। फिगर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के हम फिगर ड्रॉ करने चलते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्वेश्चन का पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं, जो भी समझ आता है ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 का एक ही एक्सरसाइज है, तो 3 दिन मान के चलो, 3 दिन में हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन प्रूविंग वाले हैं, तो वो हम लास्ट दिन पे कर लेंगे। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly tied from top of a vertical pole to the ground। जो भी समझ आया यहां तक उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या 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 है, सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। vertical pole, तो वर्टिकल पोल कैसे होगा? ग्राउंड की बात कहीं पे भी नहीं हुई है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल हवा में तो होगा नहीं। ये मान लिया हमने वर्टिकल पोल ए बी बना लिया। इस पे एक रोप है, रोप कैसे टाइड है? टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, तो ये टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल है, यहां से एक रोप इस तरीके से बंधी हुई है। तो रोप का जो एक एंड है वो पोल के टॉप से, और दूसरा एंड ग्राउंड से पॉइंट सी पे कनेक्टेड है। सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो इस पे चढ़ रहा है इस तरीके से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एच हमको फाइंड करना है। चलो एच हम ऐसा करते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो ये एंगल है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक्स फाइंड करना है। एंगल ऑफ, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है ये, एंगल जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो 30 है, और रोप की लेंथ 20 मीटर लॉन्ग है, तो ये रोप है 20 मीटर लॉन्ग। चलो फिगर को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। लेट ए बी the vertical pole, AB be the vertical pole and AC is the rope। फिर AC की वैल्यू 20 मीटर, BC पता नहीं है, BC की वैल्यू नहीं पता हमको। एंगल ACB 30 डिग्री। टू फाइंड, नीचे से लिखते हैं, टू फाइंड हाइट ऑफ पोल दैट इज AB, उसको हमने X ले लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? फिगर ड्रॉ करना और फिगर का एक्सप्लेनेशन। ज्योमेट्री में भी गिवन लिखते हो ना, गिवन टू प्रूव,
तो इंपॉर्टेंट है वो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, अगर 4 मार्कर हो, तो करेक्ट फिगर ड्रॉ करने का, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, यहाँ तक लिखने के 2 मार्क्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये फिगर और ये सब लिखने के 1 मार्क होते हैं, बट कई बार 2 नंबर भी काट लिए जाते हैं। फिगर मान लो तुमने सही बना दिया और ये नहीं लिखा, 2 चीजें होती हैं, या तो फिगर बना लिए सही सही बिल्कुल सही फिगर बनाए और इसके बाद सीधा कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया, तो 1 नंबर इसका कट जाएगा। और अगर फिगर नहीं बनाया तो सीधा 0 है। ज्योमेट्री में क्या है कि फिगर गलत है तो काम चल जाता है, यहां अगर फिगर गलत है तो 0 है, इस बात का ध्यान रखना, बिना फिगर के सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये मान के चलो इतना, ये सब लिखने का 1 नंबर है, ये 1 मार्क इसके लिए है। अगर तुम्हें 4 मार्कर क्वेश्चन में 1 नंबर से प्यार नहीं है तो सब नहीं लिखोगे। और इस बैच में मैं ज्यादा जोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ना सीरियस नहीं हो मेरी बातों को। मैं बोलता कुछ भी हूँ, तुम लोग एग्जाम में वही करते हो जो तुम्हारा मन करता है। तो ध्यान रखोगे, मैं इस बार से पूरे मार्क्स काटूंगा। जो बोर्ड में फॉलो होता है मैं शायद उससे भी हार्ड रूल लेके आ रहा हूँ। बोर्ड में 1 काटते हैं, मैं बहुत ज्यादा काटूंगा और कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। सॉल्यूशन देखो, तो ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल हमको 90 लेना पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल पोल बोल रहा है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ये हमने ले लिया थीटा, तो साइन 30 डिग्री, साइन ही लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइट हाइपोटेनस का रेशियो चाहिए। साइन 30 की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, साइन 30 हो गया 1/2, ए बी की वैल्यू हमने x ले रखी है और ये ए सी, यहां से x की वैल्यू, अच्छा ए सी की वैल्यू 20 है तो वो भी डाल लेते हैं। x की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, 20/2, तो ये आ गया 10 मीटर। अब आंसर फिर से स्टेटमेंट फॉर्म में, क्योंकि हमने x लिया है, अननोन है वो। सो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू ए बी इक्वल टू 10 मीटर, ये हमारा आंसर है। समझ आ गई बात? Yes. तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बट इसमें मैंने रूल्स बहुत सारे बनाए हैं जो तुमको फॉलो करने हैं। फिगर ड्रॉ करना, करेक्ट फिगर ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिगर को एक्सप्लेन करना, आंसर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, ये सब चीजें छोटी छोटी बारीकियां हैं। कॉपी करो। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, एक ट्री है, ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम, आंधी तूफान में वो पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। एक पेड़ है जो आंधी तूफान में टूट जाता है और टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड से आके 30 डिग्री के एंगल पे जुड़ जाता है। The distance from the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर. Find the height of the tree. सिचुएशन क्या है वो देखो, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ कहीं बीच से टूट जाता है और टूट के जो टॉप है पेड़ का वो ग्राउंड पे आके चिपक जाता है। तो इस तरीके से कुछ, ये फुट है और ये है टॉप उस पेड़ का। यहां से मान लो वो टूट जाता है, टूटने के बाद ये पॉइंट इस तरीके से ग्राउंड पे आके गिर गया, पूरा नहीं टूटा है, ठीक है, थोड़ा सा टूट के और ग्राउंड पे आके लग गया है। अभी जो टॉप है वो ग्राउंड पे आ चुका है पेड़ का और वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो जाता है। तो सिचुएशन हमारे माइंड में आ चुकी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है इस तरीके से। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फाइनली हमारा बन गया है। अब देखो, ये सिचुएशन अगर है, इतना बड़ा पेड़ था पहले, अब पॉइंट बी आके ग्राउंड पे चिपक गया है, ये पॉइंट बी था, अब वो पॉइंट बी ग्राउंड पे है। टॉप जो है वो पेड़ के फुट से 8 मीटर अवे जाके ग्राउंड पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फिगर को एक्सप्लेन कर लोगे, एक्सप्लेनेशन मैं उसके लिए जगह छोड़ देता हूं, क्योंकि देखो मैं अगर वैसे कराने लगूंगा तो फिर
टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। फिगर को एक्सप्लेन करना है तुम्हें, ठीक है। मैं स्पेस थोड़ा सा छोड़ दूंगा और तुम्हें याद रखूंगा मैं कि हर क्वेश्चन में तुम्हें ये लिखने को बोलूं। टेस्ट में मुझे मिलेगा बिना फिगर को एक्सप्लेन किए हुए, मैं मार्क्स काटूंगा और एग्जाम में भी कटेगा, ठीक है। तो टीचर्स के पास थोड़ा सा टाइम कम होता है कि वो हर चीज इतना एक्सप्लेन करके दिखाएं। हाँ, सॉल्यूशन पार्ट में पूरा बेस्ट तरीके से लिखवाऊंगा। फिगर को एक्सप्लेन करना तुम्हारा काम रहेगा। जैसे ज्योमेट्री में हम लोग कई बार बोलते हैं ना, गिवन टू प्रूव लिख लेना, तो ये जरूर लिखना, इसके मार्क्स होते हैं। अब देखो सॉल्यूशन पार्ट। टू फाइंड मैं लिख देता हूं। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? तो ट्री की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री कोई बताएगा कौन सी लेंथ? सर AB। ए बी, करेक्ट, ए बी। तो ए बी यहां से लेकर यहां तक की हाइट है ना, यहां से लेकर यहां तक की हाइट। अब जो पेड़ का जो पार्ट टूटा है वही पार्ट तो ये वाला है, मतलब ये डबल कट बनाया भी है उसने। तो हमें एक्चुअली में ए सी फाइंड करना है और बी सी फाइंड करना है। तो ये वाली लेंथ चाहिए और ये वाली लेंथ चाहिए, दोनों निकाल लेंगे फिर उनको ऐड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इस ट्रायंगल में सबसे पहले हमारे पास थीटा है और थीटा के लिए बेस है ना। तो पहले निकालेंगे परपेंडिकुलर, फिर निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल ए बी सी पहले लगाते हैं साइन। नहीं, साइन से पी और एच मिलेगा, दोनों अननोन है, साइन नहीं लगाएंगे पहले। पहले लगाते हैं हम लोग कॉस, बी और एच से हमको बी सी मिल जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ए बी की वैल्यू 8, बी सी अननोन। यहां से बी सी कितना मिल गया? 16/√3। ठीक है, नहीं सही हो गया ना, बी सी कितना होगा? 16/√3 मीटर। अच्छा ये आंसर नहीं है, बीसी में कुछ ऐड करना है, क्या पता √3 कैंसिल हो जाए या हट जाए। तो अभी इसको वैसे ही छोड़ दो, रैशनलाइज यहां पे मत करो। फिर सेम ट्रायंगल में या तो पाइथागोरस लगा लो, क्योंकि ये साइड अगर मिल गई है और ये साइड निकालनी है तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, बट पाइथागोरस से भी इजी पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। अब लगा लो, एच मिल गया ना, अब साइन लगा लो या टैन लगा लो, कुछ भी लगा लो। साइन 30, साइन 30 कितना होगा? ए सी अपॉन बी सी, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ए सी हमको नहीं पता है, बी सी पता है। बी सी अभी अभी निकाला है 16/√3। तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू √3 इंटू ए सी अपॉन 16। देखो ये 2 से कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, तो ए सी की वैल्यू कितनी मिली? 8/√3 मीटर। यहाँ पे हमको बी सी मिल चुका है, यहाँ पे हमको ए सी मिल चुका है। अब इन दोनों का सम चाहिए। यहाँ देखो, हाइट ऑफ ट्री वो कितनी हो गई? 16/√3 प्लस 8/√3। √3 हो गया एलसीएम, 16 और 8 हो गया 24। अब इसको चाहो तो रैशनलाइज कर लो या फिर 24 को फैक्टराइज भी कर सकते हो। 8 इंटू 3, 24 को 8 इंटू 3 लिखा जा सकता है अपॉन √3। √3 से एक √3 कट गया, तो ये हो गया 8√3 मीटर। चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो आंसर, या फिर चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, 8 इंटू 1.732, ये मल्टीप्लाई करके मीटर में आंसर। दोनों में से कोई सा भी आंसर छोड़ सकते हो। चलो कॉपी कर लो। नेक्स्ट, मैं एक क्वेश्चन करने को देता हूं, ठीक है। ये देखो, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, अभी ना सॉल्व करके आंसर मुझे बताना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी तक किया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल दिया है, एक साइड दी है, बाकी साइड्स पूछेगा वो। तो पहले पढ़ते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन है। Contractor plans to install 2 slides for the children
to play in the park. Okay. For the children below the age of 5 years, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, she prefers to have a slide whose top is at the height 1.5 meter from the ground and inclination with respect to ground is 30 degree. यहाँ तक का एक सिचुएशन फिगर बनाए पहले। तो एक पार्क है, वहां पे बच्चों के खेलने के लिए झूला बनाया जा रहा है। तुमने आई होप ऐसा वाला झूला देखा होगा, है ना? यस सर। हाँ, इसी के बारे में बात हो रही है। तो देखो क्या क्या है इसमें। पहले 5 साल से छोटे बच्चों के लिए एक झूला बनाना है। स्लाइड का जो टॉप है at a height 1.5 with respect to ground and inclination with respect to ground 30 degree. ग्राउंड ये हो गया टॉप, और ये इंक्लाइनेशन थोड़ा सा कम है 30 डिग्री, और ये है 1.5 मीटर। ये फर्स्ट केस का झूला हो गया, ये 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए, एज लेस देन 5 ईयर्स के बच्चों के लिए हो गया। आगे वेयर एज, इसके बाद फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, इनका एज 5 से बड़ा है। She wants to have a steep slide at the height 3 मीटर, ये हाइट बढ़ गई, एंड इंक्लाइनेशन भी बढ़ा दिया है 60। तो अब थोड़ा सा झूला कुछ ऐसा बन गया है, बड़ी हाइट का बन गया, और इंक्लाइनेशन भी उसका थोड़ा सा 60 डिग्री बढ़ गया है। मतलब अब थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड हो गया है, क्योंकि बड़े बच्चे उतने बड़े हो जाते हैं, वो संभाल सकते हैं उतना इंक्लाइनेशन। अब ये 60 डिग्री पे कर दिया और इसको 3 मीटर कर दिया। ओके। What should be the length of slide in each case? तो इस वाले को x मान लो, इस वाले को y मान लो, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x निकालना है और यहाँ पे y निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस। चलो इसको सॉल्व करो, दोनों सिचुएशंस अलग अलग। मैं आंसर पूछूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? ये क्या मिला है? x सर 3 मीटर। सर 3 मीटर। 3 मीटर, ओके। और ये वाला सर ये 2.4 मिला है। 2.4, और रूट में क्या मिला है? रूट में सर आया है? रूट में 2√3। ऐसे कैसे राउंड ऑफ कर लिया? √3 की वैल्यू क्या रखी हो? तो 3.462, नहीं सॉरी, हाँ 3.462, 2.4 कैसे मिला ये? ये 3.462 आ रहा है, और अगर रूट में निकालना है तो यहाँ पे मीटर और उसके नीचे अप्रॉक्स। पता है क्यों अप्रॉक्स क्यों लिख रहे हैं? √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। √3 की वैल्यू 1.73205008 डैश 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 और भी आगे तक होती है। तो अप्रॉक्स जरूर लिखो, जब भी रूट की वैल्यू रखो अप्रॉक्स जरूर लिखो। तो ये 3 मीटर और ये 2√3 या फिर 3.642 मीटर अप्रॉक्स, ये होगा आंसर। चले आगे। यस सर। ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, फोर्थ। देखो ये भी तुम्हें करके दिखाना है, मैं बस फिगर बनाने में हेल्प करता हूं। इस सिचुएशन में क्या दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यही प्रॉब्लम है इन डायरेक्ट क्वेश्चंस की, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, तो हम पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड और पॉइंट और एक टावर। तो देखो ग्राउंड पे पॉइंट ले लिया ए, और ये टावर है वर्टिकल टावर BC। इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां से टावर का टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन बनानी है। ये मान लिया टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, अपवर्ड एरो, विच इज मतलब ये जो पॉइंट के बारे में बात हो रही है, दैट पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, टावर के फुट से 30 मीटर अवे है।
टावर के फुट से ये पॉइंट 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इज मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो ये सिचुएशन हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, बीसी फाइंड करनी है। फिगर को एक्सप्लेन करेंगे और बीसी की वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करो, बीसी की वैल्यू में पूछूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, मीटर में आंसर आएगा। सॉल्व करो, क्या मिला आंसर बीसी की वैल्यू? सर 10√3। 10√3 मीटर। ठीक है, आरव मिला इतना? यस सर मिल गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास पे हम इससे आगे चलेंगे। जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं वैसे कम ही पढ़े हैं, इनको रिवाइज करते रहना। अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे।